तो आइए ज़्यादा बात करते हैं डीसीपी रोहित मीना जी से, हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है शख्सियत के अंदर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट करी, आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से रही, थोड़ा बताइए। मेरी जैसे मेरे फादर भी सर्विस में थे, तो वो सर्विस में से रिटायर हुए, तो मैंने ज़्यादातर मेरी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से ही हुई है। और केंद्रीय विद्यालय के बाद मैं आईआईटी में सेलेक्ट हुआ और फिर वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की और उसके बाद मैंने ये जो है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो सर, बीटेक के बाद आपने वो नौकरी छोड़ी, आईपीएस को चुना, तो सर कहाँ से प्रेरणा मिली आईपीएस की? मेरे को यही लगा कि जैसे जब नौकरी कर रहा था कि तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा था कि मतलब काफ़ी कुछ आप कंस्ट्रक्टिव कर सकते हो, और मैंने सिविल सर्विस सर्वेंट्स को क्लोजली देखा है अपने जीवन में, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो हमारी मेरी प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब थी इसको छोड़ के और मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी चालू की। सर, जब आप आईपीएस बने तो क्या प्रण लिया था और क्या सोचा था? जब आईपीएस बने उससे पहले भी यही था कि अच्छा करना है, लोगों की मदद करनी है और जितना अपना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट देना है सोसाइटी के लिए। सर, क्राइम ब्रांच के बाद आप डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी हैं, तो दोनों में क्या चैलेंजेस थे, थोड़ा बताइए। क्राइम ब्रांच की जहाँ तक बात है तो क्राइम ब्रांच में बेसिकली आपके जो डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन और जो केसेस हैं वो उनका नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है, और उसमें कैनवस भी बड़ा होता है कि उसमें पूरे आप ना सिर्फ पूरे दिल्ली लेवल के, आप पैन इंडिया इन्वेस्टिगेशन भी करते हो और काफ़ी कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन भी करते हो। और जो डिस्ट्रिक्ट में जो चैलेंजेस होते हैं आपका यहाँ जो है बेसिकली जो मेजर इशू है कि वो है आप लोगों के जो रोज़ के जो इश्यूज़ हैं उनको उनका रिट्रेसल करना, उनको पब्लिक से मुलाकात करके उनको कोई समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करना। फिर जो इश्यूज़ हैं जो विभिन्न वर्गों को, जैसे चाहे सीनियर सिटीजन्स को हों, बच्चों को हों वगैरह हों, उनके बारे में लोगों को लॉ वगैरह के बारे में लोगों की नॉलेज बढ़ाना और उनके पुलिस और पब्लिक के कैसे एक कोऑर्डिनेटेड रहे, किस तरह से समन्वय रहे दोनों में, और कैसे पुलिस और पब्लिक साथ मिलकर कैसे कार्य कर सकती है, ये सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ की चुनौती रहती है। विभिन्न त्योहारों पे, विभिन्न प्रोग्राम्स में, जैसे कि हाल ही में हुई G27 में कैसे आप पब्लिक को साथ में लेके पुलिसिंग करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा अनुभव है। सर, दिन भर हेक्टिक की लाइफ रहती है, इसके अलावा क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मेरे को स्विमिंग पसंद है और लगभग सारे ही खेल खेलना भी पसंद है। साथ ही साथ जो बेसिकली थोड़ा मतलब जंगलों में जाना और ये सब भी थोड़ा मेरे को पसंद है, इस तरह की एक्टिविटीज़। सर, जब आपका शुरुआती दौर था, आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें आपको हार्ड वर्किंग ऑफिसर का भी अवार्ड मिला, तो वो थोड़ा सा समय बताइए कैसा था? जब शुरुआती दौर था तो मतलब जिस तरीके से हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमें ट्रेन किया, जिस एकेडमी में भी बहुत ही अच्छे हमारे जो भी हमारे ऑफिसर्स थे, तो उसी नक्शे कदम पे हम चलते रहे। तो ये अवार्ड रिवॉर्ड तो इसी जर्नी में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बाकी तो यही है कि कैसे उन्होंने अच्छे से अच्छे हमें शिक्षा दी कि किस तरीके से कार्य करें। सर, साइबर क्राइम और साइबर अटैक की हम बात करें तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो कैसे सर थोड़ा इसको कम किया जा सकता है और पुलिस सिस्टम क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, साइबर जो मैं डीसीपी साइबर भी रह चुका है क्राइम ब्रांच में, और साइबर में बेसिकली क्या है कि एक रेस है, एक चूहे बिल्ली की रेस है, जिस तरीके से कहा जाएगा कि जैसे जैसे हम अब आप देखोगे कि जैसे पहले होता था कि ईमेल पे आपको जो डॉलर देते थे, 1-2 लाख डॉलर दे दिए, उस तरीके के फ्रॉड आने बंद हो गए हैं। तो सब लोग जो फ्रॉडस्टर भी हैं वो भी अपने आप को रोज़ाना इनोवेट कर रहे हैं। वो किस तरीके से अब वो आपसे पूरी कुछ लिंक भेज देंगे और जिससे पूरी ऐप ही डाउनलोड करा लेंगे ताकि उनके पास सारा डेटा आ जाए, और नई नई तरकीबें से वो अपने को ईजाद कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये जो है वो ना सिर्फ नई चीज़ों को वो
आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वगैरह, इन सब के बारे में भी अच्छी खासी स्टडी कर रहे हैं। और वो पूरी टारगेटेड अप्रोच लेके, जैसे कि आपको व्यक्ति बहुत दिनों से जानता हो, इस तरीके से आपको अप्रोच करेंगे और आपको कई 100 रुपये का, कई लाखों रुपए का चूना भी लगा सकते हैं। तो मेरी बस यही हिदायत है आपके माध्यम से, मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक है तो अपने जो बैंकिंग वाला जो आपका मोबाइल है, जिससे आप खास तौर से इंटरनेट बैंकिंग, पेटीएम वॉलेट वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें उसकी एक लिमिट रखते हैं। उसमें आप 20,000 लिमिट फिक्स कर दें या 50,000 लिमिट फिक्स करते हैं और उसको अलग रखें उस अकाउंट को। और जो दूसरा अकाउंट है उसमें इंटरनेट बैंकिंग और ये सारी बैंकिंग सुविधाएं बंद करके रखें, या फिर उसको दूसरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे रखें जिसमें आपकी जो एक्सेस कम है और जो कि आपके, ताकि आपकी फ़ोन वल्नरेबिलिटी और अकाउंट की वल्नरेबिलिटी कम हो सके। साथ ही साथ जो भी अपने आप को एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हमारे साइबर के जो दिल्ली पुलिस के माध्यम से जो भी एडवाइजरीज या जो भी पैम्पलेट्स वगैरह इश्यूज़ होते हैं, तो इनको आप गो थ्रू होते रहें। और क्योंकि इस दौड़ में आपको इनसे आगे रहना पड़ेगा, तभी आप ये साइबर क्राइम से बच पाएंगे। सर फ्यूचर में और क्या टारगेट्स हैं आपके? फ्यूचर में हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे पब्लिक फीडबैक लेके हम टेक्नोलॉजी का कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकें, इस पर हम कुछ कार्य कर रहे हैं। कुछ हमारे अभी पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, तो उसको हम जल्दी उसको आगे बढ़ाएंगे। सर युवाओं की बात करें तो नशा युवाओं के अंदर बढ़ता ही जा रहा है, नाबालिगों में ज़्यादा है सर, और डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। ऐसा क्यों है और क्या हिदायत देना चाहिए? देखिए, पहले के ज़माने में आज से जब भी अगर आप हमारे पेरेंट्स से बात करेंगे तो नशा करना एक कुरीति समझा जाता था समाज में। अब आजकल वो सिनेरियो चेंज हो गया है, तो आजकल एक फैशन स्टेटमेंट के रूप में भी देखा जा रहा है। तो इसी के मद्देनज़र देते हुए कि कुछ लोग जो कि शौकिया तौर पे ये चीज़ को चालू कर देते हैं और उसकी जो उन्हें लत लग जाती है, और ये इन ऐसे लोगों की संख्या आजकल समाज में बहुत बढ़ गई है। तो इसका जो कारण यह है कि जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो एक हेल्दी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होना भी ज़रूरी है। उनको समझाना कि क्या चीज़ उनके लिए सही है, क्या चीज़ गलत है। और इसी तरीके से बच्चों को भी समझना चाहिए कि ये जो है मादक पदार्थ हैं, ये आपके जो भी जीवन के लक्ष्य हैं उनसे आपको ज़रूर से ज़रूर भटकाएंगे। बहुत सारे हमारे पास इस तरह के केस आते हैं जिसमें कि अच्छे बच्चे जो कि गलत संगत में पढ़ के और ऐसी लोगों की संगत में पढ़ के और शिकार हो जाते हैं सब चीज़ों का। सर युवा गुमराह भी बहुत किए जा रहे हैं या हो भी रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, सोशल मीडिया आजकल एक बहुत ही डेंजरस चीज़ बन गई है युवाओं के लिए, क्योंकि हमारे पास इंसान की ये टेंडेंसी होती है, जो हमारे पास चीज़ पास है जिसकी हमें बार बार दिखाया जा रहा था, हम उसको सच मानने लग जाते हैं और हम अपना खुद का विवेक यूज़ कम करते हैं। क्योंकि आजकल जितना भी मीडिया है वगैरह आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया जाता है, तो वो आप उसको जल्दी आप सुनते हैं तो उसी को एक अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेते हैं। जबकि पहले लोग थोड़ा सा अपना विवेक ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए उसके बारे में थोड़ा टॉपिक के बारे में रिसर्च भी करते थे। आजकल लोग थोड़ा कि जो चीज़ पॉपुलर है, जिस पे ज़्यादा लाइक्स हैं, या उसको सच मानना वो करते हैं, और इस वजह से काफ़ी लोग मतलब गुमराह हो रहे हैं और सोशल मीडिया के भी काफ़ी नेगेटिव असर हो रहे हैं लोग जो हमारे युवा व्यक्तियों पे। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि छोटी बातों पे झगड़े बढ़ गए हैं। उसका भी यही कारण है कि एक जो सहन शक्ति है जो है वो कुछ थोड़ा सा उसमें बदलाव है। और लोग मतलब इसीलिए जो युवा हैं उनको मैं यही कहूँगा कि मतलब जो फिज़िकल इंटरेक्शन है, जो नॉर्मल जो इंटरेक्शन है अपने परिवार से, अपने फ्रेंड से, उनका ना छोड़ें। सो कि सोशल मीडिया एक अलग तरह की दुनिया है, लेकिन आपका सर्वाइवल तभी हो सकेगा बेटर जब आप एक फिज़िकल वर्ल्ड में अपने आप को एडजस्ट करना सीख सकेंगे। सर क्रिमिनल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि क्रिमिनल्स के लिए तो क्या संदेश है, उनको तो हमें
सलाखों के पीछे रखने, यही हमारा पुलिस के लिए चुनौती है और पुलिस का कार्य है, मेन कार्य है जो हमारा। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे हम एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग को लेकर आएँ, कैसे हम जो न्यायालय की जो एक्सपेक्टेशन है उनको मीट करें, जहाँ जहाँ हमारी एविडेंस में कमियां हैं उनको पूरी करें, कैसे जो लीगल प्रोसीजर्स है, चाहे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है वगैरह, उनको कैसे प्रॉपरली हम अपनी फाइल्स में एविडेंसेस को कैसे बेहतर रखें, और साथ ही साथ केस की प्रॉपर पैरवी, क्योंकि हम जो पुलिसिंग में एक पकड़ने में एक बहुत ग्लैमर है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उतना वो नहीं, उसको वैसा नहीं देखा जाता कि, क्योंकि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, बस वो पकड़ने तक सोचते हैं कि बस यहाँ तक ही कहानी ख़त्म है, लेकिन जो 70% कहानी उसके बाद चालू होती है। एक क्रिमिनल को सही तरीके से प्रोसिक्यूट करना और उसको कन्विक्ट कराना पुलिस के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी कंसर्न्स है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डीसीपी रोहित मीना जी। आपने ज़रूर सुना होगा, युवाओं को अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, किसी भी तरीके के भ्रम में नहीं फंसना है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज़।